बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक तरफ कल जो फैसला आया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, जिसमें उनके ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था उसको तो ख़त्म कर दिया गया, उसको तो कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब उनके अहले खाना का जो इंक्वायरी का मामला है, प्रॉपर्टीज़ की इंक्वायरी का, वो सारे का सारा मामला जो है वो FBR के सपुर्द कर दिया गया है। सो बहुत सारे लोग कल जो इस फैसले पर मिठाइयाँ बांट रहे थे, आज वो फैसला जो कि शॉर्ट ऑर्डर है उसको पढ़ने के बाद ये राय रखते हैं कि शायद ये मामला उस तरीके से ख़त्म नहीं हुआ जैसे कि कल तक वो ख्याल कर रहे थे, और ये सारे का सारा मामला उसी FBR के पास जा रहा है जिसकी मुखालफत की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और हुकूमत ने कहा था कि अगर अदालत समझती है तो मामला FBR को भेज दिया जाए। बहरहाल इस पे आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये फैसला किया है कि वो रिव्यू में जाएंगे। इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर वो कह रहे हैं कि मुशावरत जारी है, और उनके अहले खाना के हवाले से जो मामलात हैं वो हम रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। दूसरा एक बड़ा अहम जो फैसला आज हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस पर स्टे ऑर्डर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर रखा था। आज उनके चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जो शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त थी उस पर शॉर्ट ऑर्डर मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया है, जिसमें उस स्टे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया गया है, और जो तमाम इदारे जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद जिनको ये कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, जो कि स्टे ऑर्डर के बाद रुका हुआ था मामला, उनको भी इजाज़त दे दी है तमाम मुतल्लिका इदारों को कि वो इस पर कार्रवाई करें। लेकिन इसमें बड़ी अहम चीज़ जो है इस फैसले के अंदर, वो जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, उनके हवाले से है, शहजाद अकबर साहब के हवाले से है, जो कि लगता ऐसे है कि आजकल उनका सितारा वैसे ही गर्दिश में है। जो डिसीजन था इस फैसले के अंदर लिखा गया है फेडरल कैबिनेट का 21 मई 2020 का, जो कि अपने सारे फंक्शंस और पावर्स जो हैं वो डेलीगेट कर रहा है शहजाद अकबर साहब को। बाकायदा इस फैसले के अंदर लिखा गया है कि वो तमाम चीज़ें और जो एक्शन मैट्रिक्स जिसको नाम दिया गया था उसका अप्रूवल भी उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी है, ये कानून के मुताबिक नहीं है कि कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स पर मुनहसर होती है वो अपनी पावर्स इस तरीके से डेलीगेट कर दे। सो इस पे अब जाहिर है डिटेल्ड ऑर्डर में मज़ीद क्या कुछ है, लेकिन एक तरफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये फैसले के अंदर ये लिखा जाना, क्या वाकई शहजाद अकबर साहब के हवाले से हुकूमत कुछ आने वाले दिनों में फ़ैसला करेगी, ये मामला कहाँ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी जो बड़ी आजकल बड़ी अहम डिबेट चल रही है वो 18वीं तरमीम की है। वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों ये तो कहा कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिव्यू होनी चाहिए, पूरी 18वीं तरमीम अंडू करने की बात हम नहीं करते, ये हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद इस चीज़ का इजहार कर दिया। सो इसका मतलब है कि हुकूमत का ये ऑफिशियल एक मौक़िफ़ है जो कि पिछले साल भी हम देख रहे थे कि उनके कुछ वज़रा की तरफ से सुनाई दे रहा था। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत रिव्यू करना चाहती है? क्या ऐसे फहरिस्त तैयार की गई है जिस पर अमेंडमेंट के लिए अपोजिशन जमातों के साथ रब्ता किया जाएगा? क्योंकि वाज़े तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी आज इसकी मुखालफत की है, सड़कों पर आने की बात भी की है कि अगर इसको रिव्यू किया जाता है, इसको ख़त्म किया जाता है तो हम मुखालफत करेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और MNA राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ज़रा 18वीं तरमीम के हवाले से आपको क्या समझ में आता है कि आखिर वो कौन सी अनामलीज़ हैं जिसका जिक्र इस वक्त ख़ुद वज़ीर आज़म साहब भी कर चुके हैं, उससे पहले कुछ आपकी जमात के रहनुमा भी, जिनमें राना तनवीर हुसैन साहब भी, कि अगर रिव्यू में आता है मामला तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, या NFC की हद तक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी बयान हमारे सामने है जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको रिव्यू होना चाहिए। सो आपको क्या लगता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे बैठ के दोबारा गौर किया जा सकता है? देखें, 18वीं तरमीम जो है ये सूबों की तरफ से एक बड़ी लंबी जदोजहद है। इसकी बाकायदा तारीख जो है वो कोई लगभग, जिस तरह से पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 70 साल हो गए हैं, तो कोई लगभग कोई 40-50 साल की ये तारीख है कि सूबे इस बारे में अपना मौक़िफ़ रखते रहे हैं कि
उनके साथ जो है वो वफाक के तल्लक जो है उसमें एक ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए कि सूबे ज़्यादा एम्पावर हों, सूबे इंडिपेंडेंट हों। अब उसके ऊपर एक 18वीं तरमीम जो है, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बहुत बड़ी कावश थी और इसमें सभी जो है वो जमातें शामिल थी और इसके ऊपर तकरीबन एक साल जो है वो बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस हुई और बाकायदा कमेटी लेवल के ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट करने के बाद जो है इसको किया गया। अब अगर कोई ये कहता है कि जी इसके ऊपर बहस नहीं हुई, भाई ये साल पूरा जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में या स्पेशल कमेटीज़ में बहस ही होती रही है ना, और उसके बाद जब कंसेंसस हुआ तो उसको किया गया। अब ये कहना कि जी 18वीं तरमीम ठीक नहीं है या 18वीं तरमीम में जो है वो खराबी है, इससे तो कोई बात नहीं बनती। 18वीं तरमीम में तो मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई मोर देन 100 इश्यूज को जो है वो टच किया गया है। ये फरमाएं ये कि 18वीं तरमीम के 102 टोटल उसकी है या कौन सा आइन का आइन का कौन सा आर्टिकल है कि जिसमें 18वीं तरमीम की वजह से जो अमेंडमेंट हुई है या जो उसमें जो डिफरेंस आया है उसके ऊपर हमें एतराज है। अब रहेगी बात एनएफसी की। अब देखें एनएफसी के ऊपर एतराज इस तरह से किया जाता है कि देखें जी जो वफाक है उसके पास बचता कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कलेक्शन जो है जो आज 2 साल बाद जो एक ग्रेजुअल इंक्रीज आ रही थी पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमारे दौर में भी, उस हिसाब से जो है वो 6000 होनी चाहिए थी, यानी 5700 से 6000 के दरमियान। अगर आज होती 6000 तो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल होती है, आपको गिला ही ना होता कि वफाक के पास कुछ बचा नहीं है। तो जब आप रेवेन्यू कलेक्शन में जो है वो आप इजाफा नहीं कर सकेंगे तो आप फिर यही है ना कि फिर आपको आपके पास जो है ना सूबों को ज्यादा पैसे मिलेंगे ना वफाक के पास ज्यादा पैसे बचेंगे। तो बजाय इसके कि रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए, आप अपनी इनकम जो है वो बढ़ाई जाए। आप पड़े हुए हैं इस बात के ऊपर कि जी सूबों को क्यों दिया जा रहा है, सूबों को रोका जाए, तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है। ये उस बात को याद करें ना जब ये कहते थे कि जब हम आएंगे तो पहले साल ही 8000 अरब रुपए जो है वो इकट्ठा होगा, तो उस हिसाब से तो इस साल जो है वो 10,000 अरब इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो जो रेवेन्यू जनरेशन या कलेक्शन इनकी तरफ से होनी चाहिए थी वो हो नहीं सकी, उसमें नाकामी है। सही। अब ये पर्टिकुलरली अगर हम एनएफसी को देखें कायरा साहब, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 160 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बाद हर 5 साल के बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है एनएफसी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। बट इस केस के अंदर जो कंसेंसस जिस मामले में 2010 के अंदर हमें नजर आ गया, अब क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सूबों के पास सब्जेक्ट ज्यादा हैं, वो ज्यादा रिसोर्सेज डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कहते हैं कि हमारी हो गई हैं 18वीं तरमीम के बाद। सो अब इस चीज पे कैसे बढ़ा जाएगा? उस टाइम तो कंसेंसस हो गया, अब वजीर आजम का भी एक ऑफिशियल मौकफ जो है हुकूमत का आ गया कि जी रिव्यू करनी है ये तमाम चीजें। अब शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि जब कोई हुकूमत और खास तौर पे पॉपुलिस्ट हुकूमत किसी एक खास फिगर के ऊपर खड़ी होती है, उसकी अपनी तशहीर या उसकी अपनी जाती शोहरत के हवाले से इस्तेमाल करके उसको और एक उसके गिर्द एक हाला खड़ा किया जाता है, तो जो बबल होता है उसने अल्टीमेटली बस्ट होना होता है। ये बबल बस्ट हो गया, खत्म हो गया, अपनी मुद्दत पूरी कर बैठा। अब मसला क्या है? मसला यह है कि जितने इलेक्शन में स्लोगन लगाए थे सारे यू टर्न हो गए, जितने इस गवर्नमेंट में आने के बाद उन्होंने वादे किए थे सारे यू टर्न हो गए। जब सारी चीजें खत्म हो गई और पब्लिक का प्रेशर आना शुरू हुआ, मीडिया का प्रेशर आना शुरू हुआ, इनके जो हमायती जो इनके लिए गुड सोच रखने वाले लोग थे, हमें तो पता था कि ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग इन गुड इंटेंशन ये अच्छी सोच रखते हुए मुल्क के लिए कि जी शायद ये कोई मिरेकल कर देंगे, और वो कुछ लोगों का ख्याल था। आज वो लोग कहाँ खड़े? आज वो लोग बाकायदा इस गवर्नमेंट के सबसे बड़े क्रिटिक है। वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। सवाल ये है कि जब इनसे सब कुछ फेल हो गया, ना मुआशरत चल सकी, ना मईशत चल सकी, ना सियासत चल सकी, तो अब क्या सूरत हाल है? ना नौकरियां दे सके हैं, ना अकाउंटेबिलिटी कर सके हैं। अपने दौर में अद्वियात का स्कैंडल पकड़ा तो क्या किया? आपने क्या बनाया कि जी फॉरेन डेट का हमने पता करना है, क्या किया? उसका कमीशन बनाया, क्या किया? इसके अलावा आपने बिजली का स्कैंडल का बड़ा बिजली कंपनियों का बनाया था, उसका क्या किया? ये जो आटे और चीनी का बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ, आज भी जारी है, उसके कमीशन का क्या हुआ? और कमीशन की रिपोर्ट आ गई, आपने दे दिया, फैसला भी दे दिया अदालत ने उसके ऊपर और स्टे भी खत्म कर दिया, लेकिन चीनी के रेट कम नहीं हुए। ये तो इनकी परफॉर्मेंस है।
ऐसी परफॉर्मेंस के बाद सादिया नेचुरली आपको कुछ नॉन इश्यूज चाहिए होते हैं ना कि जी हम क्यों नहीं कर सके, ये वजह थी, ये रुकावट थी। मुझे सवाल ये करना है वजीर आजम साहब से कि जनाबे वजीर आजम आप ये फरमाइए 18वीं तरमीम आपके या आइन आपके किस मसले में आपके सामने रुकावट? आप चाहते हैं कि आप मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, तो किसने रोका हुआ है? आप चाहते हैं खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करें, किसने रोका हुआ है? आप चाहते हैं पाकिस्तान का टैक्सेशन का निजाम दुरुस्त रहे और उसको भी इम्प्रूव किया जाए, किसने रोका हुआ है? आप चाहते हैं कि लोगों को सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, वफाकी हुकूमत का निजाम बेहतर चले, रेल को निजाम को ठीक कर दें, एयरपोर्ट्स को ठीक कर दें। आप चाहते हैं कि इस मुल्क में लोगों को घर बना के दें, आप चाहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दें, तो किसने रोका है? आप चाहते हैं कि वो चीजें जो हुकूमत के आप कह रहे हैं कि दावे थे वो पूरे नहीं हुए, आप इसको एक तरीके से डाइवर्जन के तौर पे या डिस्ट्रैक्ट, ठीक है? मेरी छोटी सी बात रह गई, ठीक है ना? मसला क्या है? मसला ये है कि रुकावट कोई नहीं है। रुकावट ये है कि काम कर नहीं सकते, समझ आती नहीं है। टिड्डी दल के इशू पे जरदारी साहब ने 1 साल पहले, पिछले जून में उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी वबा आ रही है, ये हमारे मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी फैला देगी, ये कहत पैदा कर देगी। उस वक्त नहीं सुना। अब महीना पहले सारी हुकूमत उसके पीछे भाग दौड़ी है और अब वो हमारे हाथों से निकल रहा है। इसी तरह हमने कोरोना के ऊपर सबने कहा कि भाई ये ना करो, उस वक्त नहीं माने, आज फेल हुए बैठे हैं। हम क्या कह रहे हैं सादिया, वजीर आजम ने सिर्फ एक एतराज किया है, सिर्फ एक एतराज, और वो फरमाया कि जी मरकज ने तो पावर वापस दे दी सूबों को, लेकिन सूबों ने नीचे डिवॉल्व नहीं की। अब ये कितना कमजोर एतराज है, इसलिए ये बड़ा बुनियादी, ठीक है। अच्छा, इस पे आती हूँ मैं कायरा साहब, मैं चाह रही हूँ हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लें। हमें कवल शौज़ब साहिबा ने गालिबन ज्वाइन कर चुके हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये अच्छा चलें कायरा साहब कर लें, मुकम्मल कर लें, फिर मैं आगे चलती हूँ। गुजारिश इसलिए कि आर्गूमेंट अगर आपने कराना है तो फिर उसको खत्म होने देना। मैं अब इतना बड़ा आर्गूमेंट है। सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसकी गवर्नमेंट है और वहां लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए, क्या मेरा कसूर है? पंजाब में किसकी हुकूमत है? लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे, लोकल बॉडीज काम कर रहे थे, मुस्लिम लीग के लोग बैठे हुए थे, आपने कहा जी ये तो गलत आए हैं, हम इनको निकालते हैं। आज 1.25 साल हो गया, आप इलेक्शन ही नहीं करा सके। अब कोरोना आ गया, आपको बहाना मिल गया। बलूचिस्तान में किसने आपको रोका हुआ है? और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपने अदवार में उसके डेवोल्यूशन को डिस्ट्रिक्ट तक नहीं लेके गई और वसाइल नहीं लेके गए, तो फिर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इशू है ना, फिर आइन की तरमीम का इशू नहीं है। उसके ऊपर अमल दरामद का कह रहे हैं कि जी वो पावर तो तरमीम का इशू नहीं, इम्प्लीमेंट आपने क्यों नहीं करवाया? आपका बुनियादी नुक्ता ये है कि फिर PTI की हुकूमत करवा देती। अच्छा, मूविंग ऑन, मैं ज़रा हुकूमती मौक़िफ़, जो ये सबसे अहम नुक्ता कवल साहिबा जो बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरीके से कहा कि ये जो वज़राए आला हैं इनके इख्तियारात जो हैं वो आमिरों के बराबर हो गए हैं, इख्तियारात डिक्टेटर्स वाले हैं। तो अगर वज़ीर आज़म साहब की इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए तो 3 सूबों में तो बकौल आपके डिक्टेटर्स आपके बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी, पंजाब में भी। तो फिर वहाँ पे क्यों चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकी? वहाँ पे ये निचले सतह तक क्यों इख्तियारात नहीं जा सके जो वज़राए आला के पास हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। मैंने आर्ग्यूमेंट सुना कमर ज़मान कायरा साहब का, काफ़ी लंबी चौड़ी चार्ज लिस्ट है। मैं बड़े यकीन से और एतमाद से आपको बता रही हूँ कि अभी इलेक्शन ईयर नहीं है, इसलिए हमें किसी भी इशू को डाइग्रेस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए इनके कंधों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि 12 साल के बाद इन्होंने इतनी ज़बरदस्त नाअहली की और नालायकी की दास्तानें और इतना म्यार ऊपर कर दिया नालायकी का कि हम जितना मर्जी कोशिश कर लेंगे, हम इनके जितने नालायक और नाअहल नहीं होंगे, इनसे बेहतर ही परफॉर्म करके जाएंगे और 5 साल बाद जाके आवाम से अपने वोट मांगेंगे। जी, मुनासिब ही है बिल्कुल जो आपने सवाल किए, मैं उसी का ही जवाब दे रही हूँ इसी अंदाज में। जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो तनकीद की है मुझे उसका जवाब देने दें। अब जरूर दीजिए, लेकिन इन अल्फाज में सवाल है जवाब में सुन रहते हैं। सवाल साहब अब इतनी सवाल जो है उसी के जवाब सुन लीजिए। सवाल आपने किया, मुझे खातून का एहतराम, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने, इसलिए मैंने कहा। बाकी आप बात करें अपनी। मैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से बैठी हुई हूँ और मेरे ख्याल में ये अपने सवाल का जवाब दे दें कि बाकी तो अच्छा है। 3 जगहों पे जो डिक्टेटर्स हैं वो तो आपके हैं ना, अब आप सुन लें, तो वहाँ क्यों नहीं चीजें बेहतर हुई? देखें,
जहां तक मैं बता रही हूं, मैं आ रही हूं आपकी, इन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट लिया, 20-25 मिनट बाद मुझे आपने मौका दिया, मुझे टाइम दे के मैं अपने सवाल का जवाब दे सकूं। पूरी बात की इन्होंने, कहा जी सिंध में आके इन्होंने बात कर दी और इनकी नाअहली है, कोरोना को में ये फेल हुए बैठे हैं। तो कोरोना पे तो पहली बात यह कि एक मनफी सियासत करने का अगर किसी ने दाग बैल डाली है तो वो इनकी जमात है, टॉप से लेकर नीचे तक। सिर्फ कोरोना का बहाना इनको मिला, हमें नहीं मिला, इसलिए कि हम फील्ड में हम जवाब दें आवाम को। ये अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है, जो सिंध में इन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी है, वो भी वफाक पर डाल रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह डालें। लेकिन अल्टीमेटली जिस डेमोक्रेसी की दाग बेल आज से 21 महीने पहले रखी गई है इस मुल्क में, अब उसके लिए आपको वापस जाके आवाम से जब सवाल करेंगे वोट का तो जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप बेशक इस वक्त जो वो है पिंग पोंग की तरह इधर उधर करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली अब जो मैकेनिज्म है, जिस तरीके से आवाम को शऊर आ रहा है, उसमें ये जो डेमोक्रेसी किस महीने की तो है, लेकिन बारह। अच्छा, मुझे ये बता दें, मुझे कमल साहब ये बता दें कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि कुछ नामुलीज हैं इसके अंदर। अब 102 शिकें 18वीं तरमीम में, कौन सी वो चीजें जो वज़ीर आज़म रिव्यू करना चाहते हैं? वो कोई फहरिस्त है कि 1 2 3 ये चीजें हमने ये चेंज करनी है? जी देखिए, पहली बात तो ये कि 18वीं तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह शजर ममनून नहीं है। दूसरी बात ये कि ये कोई आसमानी सहीफा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। तो इसमें जहां इंसान आ जाते हैं तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, और उस वक्त के मौरूजी हालात के मुताबिक ठीक बनाया होगा। आज के मौरूजी हालात के मुताबिक आइन में जब इन्होंने तरमीम की है, और उसका नाम ही तरमीम है, तो तरमीम में अगर कोई चीज की गुंजाइश होती है, बिल्कुल कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, तो कलेक्टिव विजडम के साथ उसको करेक्ट किया जा सकता है। एनॉमलीज में गिनवा दूं, इन्होंने एजुकेशन डिवॉल्व की, इन्होंने हेल्थ को डिवॉल्व किया, एग्रीकल्चर को डिवॉल्व किया, टूरिज्म को डिवॉल्व किया, और अपने जितने भी हेड्स हैं, जितने भी पार्टी के हेड्स हैं, उनको एक खौफनाक हद तक पावर्स दे दी, जो कि एक डिक्टेटरशिप की, जो एक पार्टी लिमिटेड, जो फैमिली लिमिटेड टाइप की पार्टीज हैं, ये उसकी सोच थी जो नजर आ रही है। जो सबसे ज्यादा जो उसमें एक और एनॉमली ये है कि आपने जो इंस्टीट्यूशंस काफी सारे, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। अब एजुकेशन डिवॉल्व करके हायर एजुकेशन जो है वो आपने इधर छोड़ी है, और उसमें जो फंड्स का ट्रांसफर है, तो इसमें इन चीजों को रिकंसिडर किया जा सकता है। पूरी दुनिया में जहां फेडरेशन होती है वहां एक सिंगल पॉलिसी बनती है। मैं राना साहब भी क्योंकि पूछ रहे थे कि बता तो दें हुकूमत के कौन सी वो शिकें हैं जिनको रिव्यू करना है। अब आपने जो चीजें गिनवाई, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये डिवॉल्व कर दिया पार्टी हेड्स को, आपने कहा कि बेताशा पावर्स दे दी। मुझे की तरफ जाना है, मैं ब्रेक से वापस आके इसका जवाब लेती हूँ, और राना साहब से भी पूछेंगे कि क्या इन चीजों को जो कंवर साहबा ने भी गिनवाई हैं, इन पे कोई इत्तेफाक हो सकता है रिव्यू करने का आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब ये बताइएगा कि जो कंवल साहिबा ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी, क्योंकि आपका सवाल भी यही था, मैंने भी उनसे यही पूछा था कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी शिकें हैं जिनको आप रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म ये डिवॉल्व हो गए, इनको रिव्यू किया जा सकता है, पार्टी हेड्स को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। आपको लग रहा है ये वो चीजें हैं जिस पे ऑपोजिशन तैयार हो जाएगी? सादिया, एक सेकंड सिर्फ दीजिए बिफोर यू गो टू राना साहब, मुझे 2 चीजें और इसमें ऐड कर लेने दें, फिर ये जवाब। कमल साहब मुझे जवाब लेने दें, मैं राना सनाउल्लाह साहब से बात करके फिर आपकी तरफ आती हूँ बारी बारी पे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि प्लीज अपनी बारी पे बात कर लें। मैं राना साहब का जवाब, ठीक है, मैं सवाल राना साहब से कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ आपकी बारी पे। राना साहब देखें, इसमें जो बात वज़ीर आज़म ने की है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने तो NFC के हवाले से बात की है, और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि सूबों में उनका ये ख्याल है कि जो इख्तियारात बरकत से डिवॉल्व हो गए तो सूबों के पास आ गए, लेकिन सूबों ने आगे जो है वो इख्तियारात ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो उन्होंने जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो डिवॉल्व नहीं की। और ये एक हकीकत है कि 18वीं तरमीम के ऊपर जिस तरह से अमल होना चाहिए था वो ना मरकज़ में हुआ ना सूबों में हुआ।
अब देखें कि जो डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व हो गए सूबों को, वो मरकज़ में भी है, और मरकज़ में उनके थोड़े बहुत नाम बदल के, तो जो सिविल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको सेम रखा गया है। हालांकि वो जब डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व हो गए और सूबों के पास चले गए हैं तो उन्हें मरकज़ में रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जहां तक सूबों में है कि सूबों में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो बनना चाहिए, और उन्हीं बुनियादों पे, जिस तरह से पॉवर्टी है, अपना बैकवर्डनेस है, दूसरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मरकज़ से जो है वो NFC अवार्ड में जो है वो चीज़ें मद्देनज़र रख के तो हर सूबे का हिस्सा मुकर्रर किया गया, उसके मुताबिक हर सूबे को जो है वो उसके फंड्स मिलते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं खतूत के ऊपर जो है वो सूबाई सतह के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज, इलाका वाइज जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर अगर ये होनी चाहिए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से सवाल ये है कि अच्छा राना साहब, एक चीज बताइएगा कि अगर आप सब ये चाहते हैं कि ऑब्वियसली जो सूबों को इख्तियारात मिले हैं वो निचली सतह तक जाएं, वो मजीद डेवोल्यूशन आपको नजर आए, तो क्या बजाय इसके कि इसमें तरमीम की जाएं, आप क्या सूबों को पाबंद कर सकते हैं? उसके लिए कोई ऐसी तरमीम या आइन में कोई चीज लाई जा सकती है कि जिससे वो पाबंद हो जाएं कि निचली सतह तक यही तो बात जो है वो दिए जाएं? यही तो बात है कि ये 18वीं तरमीम का कोई नक्श नहीं है, ये उसके ऊपर अमल दरामद की बात है, जिस तरह से कायरा साहब ने बात की। अगर ये बात है तो बिल्कुल ये तीनों सूबों में, बल्कि KPK में सबसे पहले जो है, और पंजाब में जहां पे इनकी अपनी गवर्नमेंट है वहां पे अलाई भी इनके साथ नहीं है, ये फौरी तौर पे जो है ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो बना के दिखाएं, और तीसरा सूबा जो है वहां पे भी जो है ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इसका जो है वो प्रेशर होगा। बाकी अब जो इन्होंने दूसरी बात की है कमल साहबा ने, ये तो बिल्कुल नई बात है। ये आज मैं PTI की क़यादत की तरफ से या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव मीडिया में बैठते हैं, मैं ये पहली दफ़ा ये बात सुन रहा हूँ कि जो एजुकेशन और हेल्थ और इस तरह से जो दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो डिवॉल्व किए गए हैं, उनका इख्तियार जो है वो सूबों को दिया गया। मैं तो समझता हूँ कि उनका इख्तियार मजीद जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन और तहसील लेवल पे जाना चाहिए। आप इस्लामाबाद बैठ के जो है वो बकर में जो है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसका सही तरह से इंतजाम नहीं कर सकते, लाहौर में बैठ के भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये तो इंतजाम जो है वो और ज्यादा नीचे जाना चाहिए। अगर ये PTI की सोच है तो फिर ठीक है, ये फिर अमेंडमेंट का बिल बना के जो है वो हाउस में ले, वहां पे डिबेट हो जाएगी इसके ऊपर। सही है। अच्छा कायरा साहब, ये डिबेट वाली जहां तक बात है, ऑब्वियसली फिर जमहूरियत का इसको हुस्न कहा जाता है कि मुशावरत हो, बैठ के तमाम मामलात जो हैं वो डिस्कस किए जाएं, उन पर डिबेट हो। इस हद तक तो हो सकता है ना, मतलब अगर हमने देखा है कि इतनी बड़ी चीज़ जिस पे तमाम जमातों का इख्तलाफ था शुरू में, वो हो गया, वो आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए सब इकट्ठे हो गए, इतने ज़्यादा इख्तलाफात रखने वाली जमातें इकट्ठी हो गई, तो क्या इस पे नहीं कुछ किया जा सकता? सादिया, आर्मी एक्ट में तो जो कुछ हुआ वो खैर आपके भी इल्म में है और मेरे भी इल्म में है और छोड़िए कौम के भी इल्म में है। लेकिन पहली गुजारिश ये है कि मुझे बहुत एहतराम है कमल शहादत साहबा का, मुझे उनको रोकना मकसूद नहीं था, जो मैं उनको रोका, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। और वो भी मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमें अगर मुनासिब अल्फाज में रहें, तल्ख अल्फाज बोले, खवातीन का एहतराम वाजिब है मेरे ऊपर, तो मैं तल्ख अल्फाज बोलूंगा तो बुरा लगेगा माहौल, इसलिए मैंने रोका, तो उसके लिए माजरत। दूसरी गुजारिश, हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर दो एतराज़ात आए, बाकी एतराज तो राना साहब ने वजाहत फरमा दी है, मैं उसी को सेकंड करता हूँ। पहली गुजारिश ये है कि एजुकेशन ये शुरू से सूबों का मामला था। करिकुलम जो था, करिकुलम की हद तक सिर्फ मरकज के पास था या हायर एजुकेशन मरकज के पास था। आज भी हायर एजुकेशन मरकज के पास है, सूबों के पास भी हायर एजुकेशन कमीशन बनाए गए हैं और काम कर रहे हैं। और पंजाब का बड़ा फाल हायर एजुकेशन कमीशन था, राना साहब उस पर आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, सिंध में भी काम कर रहा है। और उनका काम ये था कि वो जो अपने सूबे के एजुकेशनिस्ट हैं या वहां पे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, लोगों के जो टीचर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। लेकिन मरकज का जो हायर एजुकेशन कमीशन था, वो जो पाकिस्तान साइंस के फील्ड में, खास तौर पे साइंस के फील्ड में और बाकी मैदानों के अंदर, यहाँ पे जो इशू था उसको उसके स्पेशलिस्ट पैदा करने के लिए और दुनिया के साथ जो मैच करने के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप्स है, उसके लिए जो फोरम रखा गया था वो ये था। और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंडक्शन थी या उनके लोगों को जो स्कॉलरशिप थे PhD के, उसकी हद तक ये रखा गया था। वरना ये काम तो पहले ही सूबों के पास था, यानी सूबों के महकमे थे ना एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन तक तो सूबों के पास था, उसमें मरकज का कोई रोल नहीं होता था। और रही बात एजुकेशन अपने हेल्थ की, हेल्थ गुजारिश ये है कि
गवर्नमेंट ने, मर्सी गवर्नमेंट के पास सिंध के अंदर 3 इदारे थे, पंजाब के अंदर 1 था, यहाँ पे जो शेख जायद हॉस्पिटल था उसका हाल आप देख लीजिए। 3 इदारे थे, JPMC, SIUT और NICVD कराची। NICVD के जो ब्रांचेज हैं सूबे के अंदर सिंध में, तीनों इदारों को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और आपको याद होगा गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन इदारों को नहीं चला सकते, इनका जितना फंड है हम नहीं दे सकते, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, और वो सूबों को खुद दिए जो महकमे, जो चीजें इनके पास इंस्टीट्यूशन वापस कर दिए कि नहीं आप चलाओ, हम नहीं चला सकते। तो उसके ऊपर एतराज वाजिब नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, 18वीं तरमीम, बिल्कुल 18वीं तरमीम नहीं, आइन पूरे का पूरा ये डिबेटेबल है, इसके ऊपर बहस हो सकती है, इंसानों ने बनाया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है, ये जो सूबाई खुद मुख्तारी है, ये जो वसाइल की तकसीम है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हक के मलकियत है, ये ऐसे इशू हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले थे, पाकिस्तान बनने के वक्त थे, पाकिस्तान बनने के बाद वजह नजार रहे। पाकिस्तान में 1 यूनिट बना, पैरिटी का कानून आया और पाकिस्तान 70 में टूट गया, और 1973 में सारी कौमी क़यादत ने इकट्ठे होकर आइन बनाया जिसमें इन चीजों को सेटल किया। फिर इम्बैलेंस हो गया, फिर पाकिस्तान कमजोर हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठी, नारे लगे, तो फिर सारी कौमी क़यादत ने सर जोड़ के, ये हम नहीं कह रहे कि ये हतमी है, हम तो कह रहे थे और भी आगे जाना चाहिए। मसला जो है वो हमारे रवैयों का है यहाँ पे, और जैसे पहले बात हुई कि अमल दरामद का है, डेवोल्यूशन जो है वो निचली सतह तक हो, सब चाहते हैं, लेकिन उस पे अमल दरामद क्यों नहीं आखिर हो रहा, सवाल ये है। इशू और है, इशू ये है कि इस पे इत्तेफाक राय किया गया सारी कौमी क़यादत ने, सारी जमातों ने, और तब जाके ये आइन की तरमीम हुई। इसको छेड़ना चाहते हैं जरूर छेड़े, इस एहतियात के साथ कि कुछ आपकी सेंसिटिविटीज होती है, नंगी तारे होती हैं, उनको छेड़ने से या आपको नुकसान होगा या किसी और को नुकसान होगा। उनको हमारा तजर्बा है, हम आपको कह रहे हैं, पाकिस्तान के सारे दानिशवर आपको कह रहे हैं, मीडिया आपको कह रहा है कि इन चीजों को जो सेटल्ड है उनको मत छेड़िए, और अगर आपने कोई चीजें बेहतरी की लानी है, जो सेटल चीजें हैं उनको मत छेड़िए, अदरवाइज। और दूसरी चीज ये भी है कंवल साहिबा कि ये चीजें जो हैं वो बड़े तरीके से ऑपोजिशन जमातों के साथ बैठ के बात की जाती है, हुकूमत को पहल करनी पड़ती है, हुकूमत को हाथ बढ़ाना पड़ता है, वजीर आजम सिंध जाएं, CM सिंध से ना मिलें, तो इस तरीके से तो चीजें चलती भी नहीं है। आपके पास तो मेजॉरिटी भी नहीं है, अगर आपने चीजें चेंज करनी है, तरमीम लानी है, तो फिर आपको बहुत तरीके से चलना पड़ेगा, ऑपोजिशन से रवाबित अपने कायम करने पड़ेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं राना साहब की बात का एहतराम करती हूँ, उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मैं अपनी बात को भी एक्सप्लेन कर दूं, 1-2 पॉइंट्स मिस हो गए थे, मैं वो बोलना चाह रही थी। आपने पहले पूछा था कि जनाब आप सूबों में आपकी हुकूमत है तो आप क्यों नहीं करते हो, और जो वज़रा आला की पावर्स की बात हुई थी, बात यह कि जमहूरियत का हुस्न ये कि हर एक की हुकूमत हमेशा नहीं रहती है, लेकिन निज़ाम चलना चाहिए, और डेमोक्रेसी को जितना बेहतर बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, वो सिस्टम के थ्रू हो सकता है। तो जो बाकी रहने वाला निज़ाम है जिसने अवाम को बाद में भी कैटर करना है, उसमें अगर किसी जगह पावर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होगी है तो उसको डिवॉल्व करना इस टाइम पे एज अ डेमोक्रेट हमारा फर्ज है। दूसरी बात यह है कि NFC अवार्ड का जहां राना साहब ने जिक्र किया, मैं कोट करूंगी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जून 2018 की स्टेटमेंट को, जहां उन्होंने NFC अवार्ड को रिविजिट करने की बात की थी, और उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया था अपनी उस इक्वेशन को कि जब 65% आप सूबों को दे देते हैं तो पीछे वफाक के पास 35% बचता है, और उसके जो खर्चे बनते हैं उसकी जब लिस्ट सुनाई जाए तो 750 अरब से के डेफिसिट के साथ आप बजट हमेशा बनाना शुरू करते हैं, तो ये अनजस्टिफाइड है। इस तरह तो हमारा डेट का जो साइकिल है वो कभी नेवर एंडिंग है, वो बढ़ेगा ही, खत्म नहीं होगा। तीसरी बात जो इन्होंने बात की कायरा साहब ने, मैं इनकी बात का बिल्कुल एहतराम करती हूँ। मैं एक बात क्लियर कर दूं, 18वीं तरमीम की आपने ठीक कहा था, 102 शिके, हमें सारी शिकों से या 18वीं तरमीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इंडोर्स करते हैं। हम सूबाई खुद मुख्तारी को इसलिए भी इंडोर्स करते हैं कि कायदे आजम के 14 निकात में ये बात शामिल है।
तो इसलिए कोई भी डेमोक्रेट होगा जो प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज बनाने वाली जमात होगी, और वो कभी ये नहीं चाहेगी कि पावर अपने पास ले आए। हम पावर आगे देना चाहते हैं। इस मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट करने में, इसको फ्लुएंट करने में, जहां जहां इन्होंने नंगी तारों का जिक्र किया, उसके लिए अब टाइम क्योंकि आगे आ गया, तो अब नंगी तारों की इंसुलेशन के लिए टेपें बड़ी अच्छी आ गई हैं और इलेक्ट्रिशियन भी बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो उसको हैंडल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन तो वही बात है ना कि हम मिलके जहां जो पर कह रही हैं डेवोल्यूशन के लिए जाना पड़ेगा, एक जगह पे पावर्स या फंड्स एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, तो सब ये चाहते हैं कि वो निचली सतह तक जाएं, और जहां आपके वज़रा आला बैठे हैं वहां आपने कहा कि आपका फर्ज है, तो वहां पर चीजें होती नजर आनी चाहिए। खुद वजीर आजम इमरान खान का मुझे स्टेटमेंट याद है जब परवेज खट्टक साहब सीएम थे, पहली हुकूमत KPK में थी, आप लोग 18वीं तरमीम की तारीफ करते थे। इमरान खान साहब कहते थे ये सूबों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पावर्स एक्यूमुलेट हो गई हैं तो आप करें डिवाइड। मैंने आपको 2-4 शिकें गिनवाई थी, उनमें से 1-2 शिकें और भी हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दें। देखिए, विलेज काउंसिल लेवल तक का हमने पूरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। हमारे अगेंस्ट फिर कोर्ट में जाके स्टे ले लिया गया उसी लोकल गवर्नमेंट। हम तो आने के 6 महीने के फौरन बाद पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने जा रहे थे। हमने उस पर पूरी मीटिंग्स की, पूरा प्रॉपर ब्रीफिंग्स दी, लेकिन उस पर फिर कोर्ट में जाके स्टे ले लिया गया, उसके खिलाफ केस कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, जहां तक ये 18वीं तरमीम की 2 शिकें और बता दूं, जो नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है और जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, ये इंतहाई इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दी गई है। इसमें पॉलिटिशियंस को, खास तौर पे पार्टी के जो लोग अपॉइंटेड हैं, उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये उन इदारों को हेड करें जो सारों को जिन्होंने मॉनिटर करना होता है, और बाद में अभी भी आप अच्छा चलें, मुझे आज इस चीज की जरूर खुशी है कि पीटीआई से शायद आप पहली वो आवाज है जिनको मैंने मीडिया पे भी बात करते हुए सुना है, और वो ये बाकायदा शिके बता रही, चाहे वो सही है, आप पे लोग उन चीजों से एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन एटलीस्ट आप वो शिके बता रही हैं कि भाई किन किन से हमें इख्तलाफ है। एक ब्रेक मुझे लेनी है, और ब्रेक से वापस आकर हम शहजाद अकबर साहब के जरा एक्शन मैट्रिक्स का जिक्र करेंगे, जिसका जिक्र आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में भी हुआ, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जो काबीना का लफ्ज़ कहा जाता है, कैबिनेट, वो मुश्तमिल होती है वज़ीर आज़म पर और वफाकी वज़रा पर, और उनकी जो फंक्शंस हैं, उनके जो पावर्स हैं, वो आगे किसी को डेलीगेट नहीं किए जा सकते हैं, या इख्तियारात जो हैं वो तफवीज़ किसी को नहीं किए जा सकते हैं। इसका जिक्र कहाँ हुआ? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो स्टे ऑर्डर था उसको ख़त्म कर दिया गया, मुतल्लिका इदारों को कहा गया कि आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, उनके किरदार के हवाले से बात हुई कि जो 21 मई को 2020 को कैबिनेट ने ये फैसला किया कि उनको इख्तियारात तफवीज़ कर दिए, वो कानून के मुताबिक नहीं है। राना साहब, पहले तो इस पे ज़रा, क्योंकि आप कानून दान भी हैं, शहजाद अकबर साहब के हवाले से वो जो अप्रूवल उनको दिया गया था बाकायदा एक्शन मैट्रिक्स का, चीनी के हवाले से कि पूरी इंक्वायरी वो करेंगे, तमाम मामलात को देखेंगे, तो अदालत ने तो आज कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ ये फैसला किया गया। देखिए, ये जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है, ये कोई सिंपल जो है वो डायरेक्शन या ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट जो है वो अब भी और आइंदा भी और इससे पहले भी कभी भी जो है वो अपने इख्तियारात को जो है वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती। अब इसमें ये है कि अगर डेलीगेट करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी है। अब इसमें ये है कि जब ये कमीशन रिपोर्ट जो है ये पेश हुई गवर्नमेंट के सामने, तो इसकी जो है वो अप्रूवल के बाद कैबिनेट ने ये इख्तियार जो है ये शहजाद अकबर साहब को दे दिया कि वो इस पूरी कमीशन रिपोर्ट को एनालाइज करें, इसमें से जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट करने के बाद वो ये देखें
कि कौन सी चीज़ जो है वो किस डिपार्टमेंट को, एंटी करप्शन को, FIA को, नैब को या दूसरे जो महकमे FBR है, तो उन सब को जो है वो एक यानी एक्शन प्लान जो है वो मरतब करके वापस लाए और उसकी जो है वो कैबिनेट अप्रूवल दे। अब अगर ये फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया है और हाई कोर्ट ने उस फैसले को ही कलअदम करार दे दिया जो उसको खिलाफ कानून इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया है, तो अब फिर वो मामला जो है वो वहीं पे चला गया कि कैबिनेट मीटिंग और उसमें जो है वो रिपोर्ट जो है वो पेश हुई। उसके बाद जितना अमल हुआ है, जितना ये उसके ऊपर जो एक्शन पॉइंट्स बने हैं, उसके बाद फिर ये फैसला हुआ है कि कौन सा मामला जो है वो किस डिपार्टमेंट को जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी हो गई हैं और उनको जो है वो वापस कैबिनेट को जाना होगा और कैबिनेट जो है वो नए सिरे से जो है वो फैसला करेगी। अब इसमें यह भी देखना होगा कि इससे पहले शहजाद अकबर साहब ने जो है वो क्या क्या किया है। शायद शहजाद अकबर साहब ने जो पहली तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें भी ऐसे ही हुआ था और उस तहकीकाती रिपोर्ट के नतीजे में फिर शहजाद अकबर साहब ने जो है वो ये बनाया था इंक्वायरी कमीशन जिसने फॉरेंसिक ऑडिट किया है। तो ये अब गवर्नमेंट को जो है वो काफ़ी पीछे तक जाके ये सारी चीज़ें देखनी होगी, वरना इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा, जो भी मामला होगा, कल को कोई भी मुतासरा फरीक जो है वो अदालत में जाएगा और जाके जो है वो उस पॉइंट को आगे ला के कि जी ये सारा कुछ ही है वो जो है ये इलीगली हुआ है, तो उसको जो है वो ख़त्म करवाने में जो है वो कामयाब हो सकता है। सही है। अब ऑब्वियसली एक चीज़ तो ये हो गई कि इसमें कमीशन जो है उसको नहीं कहा गया कि वो गैर कानूनी है। कमीशन कानून के मुताबिक काम सही कर रहा था। वो जो इदारे जिनका आपने हवाला दिया, FBR है, FIA है, CCP है, नैब है, वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन कायरा साहब वो एक्शन मैट्रिक्स का अप्रूवल काबीना ने दिया था, वो इख्तियारात दिए थे शहजाद अकबर साहब को, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी या उसको उन्होंने कहा कि गैर कानूनी है जो अदालत के आज फैसले में लिखा गया है। सो इस पे आप किस तरीके से देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो इदारे कार्रवाई करके हुकूमत को दे देंगे और फिर देखा जाएगा कि जी कौन इन्वॉल्व है? असल चीज़ तो आज भी यही हुई कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तिहान है, ये कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। सादिया, बेसिकली शहजाद अकबर साहब के साथ मुझे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं और मैं उनके किरदार के बारे में जो उन्होंने अदा किया अभी तक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से उससे कोई मुतमईन नहीं हूँ। मैं उनका मोतरज़ जो एतराज़ करता हूँ उन पर बहुत। लेकिन एक बात है, मेरी जाती राय है, मैं कानूनदान नहीं हूँ। राना साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए, मेरे भाई हैं बड़े, वो कानून जानते हैं, मैं कानून नहीं जानता। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे ये समझता हूँ कि जिस अदालती फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र हुआ, उस फैसले को और उस जैसे कुछ फैसलों को रिविजिट करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, बड़े अदब के साथ। इसलिए कि उस फैसले के नतीजे में जो एक ब्रॉडर आउटलाइन तय कर दी गई थी वो गवर्नेंस पूरी को जकड़ के बैठ गई है, इन माय व्यू, मेरा पर्सनल व्यू है। और वो ऐसे कि जब वजीर आजम मुंतखब होता है, वजीर मुंतखब नहीं होते। वजीर आजम को वोट मिलता है, वजीरों को वोट नहीं मिलते। वजीर आजम जिस मेंबर को चाहे उसको वजीर बनाता है और जिसको चाहे उसको डीसीट कर अपने उसको डिनोटिफाई कर सकता है, ये उसकी स्वीट विल है। वजीर आजम चाहे तो 5 बंदे आइन के मुताबिक एडवाइजर रख सकता है, ये वजीर आजम को इख्तियार आइन ने दिया, आइन के तहत। जो इख्तियार है वो वजीर आजम का है और वज़रा वजीर आजम के डेलीगेटेड पावर्स के तहत काम करते हैं। यानी मैं काम करता रहा हूँ, राना साहब काम करते, तो ये जो वजीर काम करते हैं, वजीर की अपनी कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि वजीर मुंतखब नहीं होता। लेकिन बात है कि क्या इस तरह हुकूमत चल पाएगी? क्या हर काम वजीर आजम कर पाएंगे? अगर वजीर साजाती तौर पे फैसले नहीं कर सकते तो वजीर बनाने का फायदा क्या है? फिर सारे मामले आप काबीना में लेके जाएंगे और डिलेड एक्शंस होंगे। तो मेरा इस नुक्ता नजर से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इन फैसलों को रिविजिट करना चाहिए। वजीर आजम जो भी है, उस वजीर आजम को मुकम्मल इख्तियार है जब तक वो वजीर आजम है, क्योंकि मैंडेट वो लेके आया है जैसा भी है। मुझे इमरान खान साहब से इख्तिलाफ है, लेकिन वो वजीर आजम है और वजीर उनके हैं, वो जिसको चाहे हटाएं, जिसको चाहे बना दें। ये ठीक है, पॉलिटिकली हम उस पर एतराज करेंगे, आप मीडिया के तौर पर एतराज करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो वजीरों को या अपने मुशीरों को पावर्स या इख्तियारात इसमें दो छोटे पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी राना साहब, क्विकली। मैं इसमें दो छोटे पॉइंट जो है ना वो मैं उनको पिन पॉइंट करना चाहता हूँ। कायरा साहब ने जो बात की है मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स करता हूँ। प्रैक्टिकली ऐसे ही हो रहा है
लेकिन इसमें मामला ये है कि इसके लिए भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अमेंडमेंट पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, इसको या चैलेंज किया जाए या शायद ये है वो उस अमेंडमेंट के बाद जो है ये फिर मौसर ना रहे, क्योंकि कैबिनेट को जो डिफाइन किया गया है आइन में वो इसी तरह से है कि कैबिनेट के जो मेंबर्स होंगे और ऑन दी हेड ऑफ दैट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये कैबिनेट की तारीफ ठीक है। और गवर्नमेंट की जो तारीफ है वो भी इसी तरह से है। सो यानी तो ये इसलिए भी जो है वो या तो फिर आइन में तब्दीली की तरफ जा सकता है मामला। आइन मेरा तो राना साहब मौका ये है कि मैंडेट उसके बगैर नहीं हो सकता, वोट वजीर आजम का है, इत्मीनान वजीर आजम के ऊपर है और उसकी अपनी चॉइस के वजीर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर काबीना की तारीफ जो है वो यही लिखी गई है। अच्छा कंवल साहिबा, क्विकली आप प्लीज अगर इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि अभी तक तो फैसले के मुताबिक लग रहा है कि मामला वापस काबीना में जाएगा। कंवल साहिबा देखिए सादिया, बात सारी प्रोसीजरल उस पे आ गई है। कोर्ट ने बेसिकली प्रोसीजर पे इतराज उठाया है, बाकी रिपोर्ट पे कोई इतराज नहीं उठाया है। तो नाक हमने यहाँ से पकड़नी है या हाथ घुमा के बात पकड़ने हमने नाक जरूर है। तो जो हमने जो ये 72 इयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, और जिन जिन जो इसके कॉम्पिटेंट इदारे बनते हैं, नैब है, FIA है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंक्वायरी इसी तरीके से जारी रहेगी जो मुतल्लिका इदारों को दी गई है, लेकिन प्रोसीजरल इश्यूज हैं उस पर बात हो सकती है। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया। राना सनाउल्लाह साहब, कमर जमान कायरा साहब और कंवल शौजब साहब, आपका बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।